नमस्कार। 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार श्री नरेंद्र मोदी जी की इस अनोखी चुनाव प्रचार सभा में पधारे आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। मोदी जी की ये सभा अनोखी है क्योंकि इसमें अत्याधुनिक 3D होलोग्राम टेक्नोलॉजी द्वारा एक साथ लगभग 50 से भी अधिक स्थलों पर लाखों देशवासियों से जुड़ेंगे, उन्हें संबोधित करेंगे मोदी जी। मोदी जी आपके साथ हैं, प्रत्यक्ष हैं, आपके पास है, ऐसा एहसास आपको होगा। विश्व के लोकतांत्रिक देशों के चुनाव प्रचार इतिहास में एक नया पृष्ठ लिखा जा रहा है। आज से पहले कई ऐसी 3D भारत विजय रैलियों द्वारा, कई सभाओं द्वारा लाखों देशवासियों से मोदी जी जुड़े और आने वाले दिनों में भी जुड़ते रहेंगे। इन दिनों वे पूरे भारत में भ्रमण कर कश्मीर से कन्याकुमारी और अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक भारत विजय रैलियों द्वारा देशवासियों से जुड़े हैं, उन्हें संबोधित कर रहे हैं। लेकिन जहां वे नहीं पहुंच सके, वहां आप जुड़ने के लिए उन्होंने ये अत्याधुनिक 3D टेक्नोलॉजी का माध्यम अपनाया है। यही तो है मोदी जी की निराली सोच और कार्यशैली, प्रबुद्ध व सर्जनात्मक नेतृत्व। लोगों से जुड़ने की भावना जागी, इरादा पक्का हुआ तो ये 3D टेक्नोलॉजी का माध्यम ढूंढ लिया मोदी जी ने। मोदी जी जो कहते हैं वो कर दिखाते हैं। जरा सोचिए, यदि आपसे जुड़ने के लिए ये 3D टेक्नोलॉजी का माध्यम वे ढूंढ सकते हैं तो आपके विकास के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं सोचा होगा। मोदी जी ने जनसंपर्क और जन शिक्षण के लिए हमेशा ही टेक्नोलॉजी को प्राधान्य दिया। वेबसाइट, ट्विटर, फेसबुक, ब्लॉग व बहुत ही सफल ऐसी चाय पे चर्चा, टेक्नोलॉजी आधारित उनके सफल सुशासन के चर्चे चारों ओर है। 3D टेक्नोलॉजी की तकनीक तो बेमिसाल है ही, पर आपसे दिल से नाता जोड़ने का मोदी जी का ये विचार कहीं ज्यादा उम्दा है। तो आइए, दिव्य भव्य भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत के स्वप्न दृष्टा भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार श्री नरेंद्र मोदी जी को जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करें। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मेरी धरती मुझसे पूछ रही, कब मेरा कर्ज चुकाओगे। मेरा अंबर मुझसे पूछ रहा, कब अपना फर्ज निभाओगे। मेरा वचन है भारत माँ को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। दिल में है स्वप्न और नैनों में आस, भारत के विकास मात्र की जिन्हें है प्यास। नहीं कोई ताकत जो इनके रोक सके प्रयाण, निश्चय कर चुका देश इन्हीं को सौंपेंगे सुकान। ऐसे भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके लिए राष्ट्रनीति धर्म है, भारत का संविधान सबसे पवित्र धर्म ग्रंथ है, भारत भक्ति श्रेष्ठ भक्ति है और जनशक्ति श्रेष्ठ शक्ति है, जिन्होंने लाखों देशवासियों को भ्रष्टाचार मुक्त, महंगाई मुक्त एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण में जुड़ने के लिए प्रेरित किया है, जो विपरीत परिस्थितियों और अनेक अवरोधों से ऊपर उठकर अपने फौलादी इरादों को साकार करने का मादा रखते हैं। अपने इसी ट्रैक रिकॉर्ड की वजह से आज करोड़ों लोगों के दिल में एक विशेष स्थान मोदी जी बना चुके हैं। उठो, जागो और रुको मत जब तक न पहुंचो अपने लक्ष्य तक। स्वामी विवेकानंद जी के ये शब्द, जिनका गुरु मंत्र है, जो वादे नहीं इरादे लेकर आए हैं, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार श्री नरेंद्र मोदी जी को
आइए जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करते हैं आपके भाषण के लिए। भारत के भाग्य विधाता सभी मतदाताओं को आप सबको नमस्कार। मैं आज अभी उत्तराखंड का प्रवास करके अहमदाबाद पहुंचा हूं और आते ही आप सबसे संवाद करने के लिए हाजिर हो गया हूं। अब चुनाव पूर्णता की तरफ है। बहुत कम सीटें हैं जहां अब चुनाव का मतदान होना है और जितने स्थानों पर चुनाव है उसमें भी कई स्थानों पर आज मैं 3D के माध्यम से करीब 50 से अधिक स्थानों पर मेरे सामने बैठे हुए अब लाखों मतदाताओं के साथ बातचीत करने का सौभाग्य मिला है। भाइयों बहनों, इस देश में हिंदुस्तान के किसी भी कोने में कोई क्यों न रहता हो, गंगा के प्रति उसकी जो आस्था है, जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। एक बार गंगा जल हाथ में लेकर के शब्द बोल दिए तो सदियों से ये देश के लोग उस शब्द को संकल्प मान करके जीवन खपा देते थे, क्योंकि हाथ में गंगा जल लिया था। जिस गंगा जल की इतनी सेंटिटी हो, गंगा जल का इतना व्यक्ति के जीवन में, देश के जीवन में, समाज के जीवन में इतना प्रभाव हो, और वो ही हमारी गंगा, हमारी मां आज गंदगी से भरी हुई हो। और कितनी सरकारें दिल्ली में आके गई। और ये गंगा एक ऐसा विषय है जिसको अभी किसी ने संप्रदाय के रंग से रंगा नहीं है। ये देश का नसीब है, वरना हो सकता है 2-5 साल बाद ये गंगा की बात भी सांप्रदायिक के रंग से रंग दी जाएगी। अभी तो मां गंगा बची है, लेकिन जो गंगा का रूप है, हजारों करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए, प्रधानमंत्रियों की समितियां बनी, समितियां कभी मिली नहीं, रुपयों का कोई हिसाब नहीं, काम का कोई परिणाम नहीं, और गंदगी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। भाइयों बहनों, आप मुझे आशीर्वाद दें, आप मुझे शक्ति दें कि मेरी ये बुद्धि, शक्ति, समय मां गंगा की सेवा में काम आए, आपके जीवन में बदलाव लाने के लिए काम आए। इस काम को हमें करना है। भाइयों बहनों, मैं इन दिनों पूर्वी उत्तर प्रदेश से ज्यादा जुड़ रहा हूं। काशी से चुनाव लड़ रहा हूं, वो तो एक बात है, लेकिन उससे ज्यादा मैं तन मन से आपसे जुड़ गया हूं। और वहां जो हालत का बारे में सुनता हूं, मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे। भैया, क्या किया इन लोगों ने, क्या किया, मेरे देश को कितना बर्बाद कर दिया। आप कल्पना कर सकते हैं, जब मैंने सुना अकेले पूर्वी उत्तर प्रदेश में दिमागी बुखार के कारण पिछले 10 साल में 1 लाख से ज्यादा बच्चे मर गए।
1 लाख बच्चों का मरना। भाइयों बहनों, क्या हम 18वीं शताब्दी में जी रहे हैं क्या? क्या शासन नाम की कोई व्यवस्था है कि नहीं है? ये डॉक्टर, ये अस्पताल, ये सरकार, ये तिजोरी, ये पैसे किसके काम के हैं? और मुझे बताया गया कारण, कहते हैं सिर्फ गंदे पानी का ही कारण है कि इतनी बड़ी मात्रा में ज्वर, ये बीमारी, दिमागी बुखार बच्चों को मौत के घाट उतार देता है। भाइयों बहनों, ईश्वर हमें कैसे माफ करेगा? क्या गुनाह था उन बच्चों का? धरती पर जन्म लिया, क्या गुनाह था उनके मां बाप का? असहाय एक के बाद एक बच्चे मरते जाएं, और भाइयों बहनों, गोरखपुर के अगल बगल में ये स्थिति और भयानक। और मैं हमारे स्वामी जी का अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने आपने संसद में गोरखपुर से चुन करके भेजा है। वे अब तक 50 से ज्यादा बार इन बच्चों की मौत पर संसद में आवाज उठा चुके हैं, चीख चीख करके बोल चुके हैं। लेकिन एक संत की आवाज भी, एक संत की पीड़ा भी दिल्ली सरकार के बहरे कानों तक नहीं पहुंची। भाइयों बहनों, ये समस्या का समाधान राजनीति के दायरों से लिपटा हुआ नहीं होता है। ये मानवता का काम है, इसे हमें करना होगा। और मैं विश्वास दिलाता हूं, आपके बच्चे ये हमारे देश की धरोहर है। उन बच्चों को कैसे मारा जा सकता है? कैसे मरने दिया जा सकता है? कैसे बच्चे मरे और हम चैन से बैठे? ये कैसे हो सकता है? और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, इन चीजों की मुझे चिंता करनी है। भाइयों बहनों, आज मैं जिस क्षेत्र के लोगों से बात कर रहा हूं और जहां चुनाव बाकी है, इसमें कई इलाके ऐसे हैं जो, चाहे बिहार का इलाका हो, नॉर्थ बिहार का, चाहे पूर्वांचली इलाका हो, बाढ़ के कारण आए दिन परेशान होते हैं। नदियां अपना रास्ता बदल देती हैं। कल तक जो खेत था वो आज नदी बन जाता है। आज नदी है वो कल बंजर भूमि बन जाती है। और न सरकार के पास कोई रिकॉर्ड है। अगर अटल बिहारी वाजपेयी का नदियों को जोड़ने का काम हमने समय शुरू कर दिया होता, तो बाढ़ से मरने वाले किसान और सूखे से मरने वाले किसान दोनों की समस्याओं का समाधान होता। जो पानी मारता था वो पानी अमृत बन जाता, और पानी के बिना जो लोग मरते थे वहां पानी पहुंच करके वहां भी वो अमृत की तरह काम आता। लेकिन राजनीति में खपे हुए लोग, दिन रात कुर्सी बचाने में लगे हुए लोग, इनको फुर्सत कहां है आपके लिए? सपा की सरकार आई, बसपा की सरकार आई, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार आई, यूपीए की सरकार आई, क्या नहीं दिया आपने इन लोगों को? जब मांगा आपने 5-5 साल सरकारें चलाने का अवसर दिया। कांग्रेस को तो 60 साल दिया। क्या मिला आपको? क्यों इनके भरोसे जी रहे हो, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। विदाई दे दो इनको, विदाई दे दो। ये आपके लिए सिवाय बर्बादी कुछ नहीं ला सकते हैं। और भाइयों बहनों, ये चुनाव में 2 चीजें साफ दिखती है।
एक तरफ कांग्रेस पार्टी और उसका साथियों का खेमा है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और उसके साथी है। और दोनों का एजेंडा देखिए, कांग्रेस पार्टी का एक ही एजेंडा है, कुर्सी कैसे बचाना। वे कुर्सी बचाने में लगे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है कि आपके चेहरे पर खुशी कैसे आए। वे लड़ रहे हैं अपनी कुर्सी बचाने, हम लड़ रहे हैं आपके चेहरे पर खुशी लाने के लिए। और इसलिए भाइयों बहनों, एक जमाना था, जिस क्षेत्र में आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, वो देश के चीनी का कटोरा था। क्या वाहवाही हुआ करती थी किसी जमाने में। गन्ने के किसान सुखी थे, चीनी मिलें चलती थी, देश को जैसे मधुबनी की भाषा मिठा करती है, वैसे बिहार और पूर्वांचल के इलाके की चीन की मिलें देश को मधुर बना देती थी। लेकिन आज सब दुर ताले लग गए हैं। गन्ने का किसान रो रहा है, उसको भुगतान नहीं हो रही है। मैं भी उत्तराखंड से आया, मुझे हरिद्वार के आसपास के लोग मिले थे, मैं रुड़की में था। वहां मुझे बताया, साहब 2 साल हो गए गन्ने के किसानों को भुगतान नहीं हुई है। आप कल्पना कर सकते हैं उस गन्ने के किसान का क्या हुआ होगा। बेटी बड़ी हुई होगी, शादी कराने के लिए सोचा होगा, लेकिन अगर पैसे नहीं आए तो बेचारी बेटी की शादी कैसे होगी, उस बेटी की जिंदगी का क्या होगा। और इसलिए भाइयों बहनों, ये जिस प्रकार का कारोबार चला है, इससे न किसान का भला हो रहा है, न गंगा के गौरव की बात होती है। भ्रष्टाचार में सब कुछ डूब चुका है। और राजनेताओं के अगल बगल में बंदूकधारी खड़े हो जाते हैं, दबांगी चलती है, गुंडागिर्दी राजनीतिक आश्रय ले रही है। भाइयों बहनों, देश को आजादी दिलाने वाले महापुरुषों ने इसलिए तो देश के लिए जान न्यौछावर नहीं की थी। हम लोगों को इस देश को बदलना है। और भाइयों बहनों, मैं गुजरात के अनुभव से कहता हूं, इस देश के लोग इतने अच्छे हैं, अगर कोई सही दिशा में थोड़ा सा भी कर ले, अपने आप बदल शुरू हो जाता है। लोग बदल करने के लिए तैयार होते हैं, लोग अच्छा जीवन चाहते हैं, लेकिन सरकारों को इसकी परवाह नहीं है। भाइयों बहनों, इस चुनाव में कांग्रेस का बचना बहुत मुश्किल है। और इसीलिए कांग्रेस के नेता हम हारे तो हारे, लेकिन थर्ड फ्रंट को मदद करेंगे, ये बयानबाजी करना शुरू कर दिए। जब कांग्रेस वालों को लगा ये तो मर गए इस बयानबाजी से, तो आज उनके राहुल भैया ने बयान पलटने की कोशिश की है, लेकिन अंदर उनकी आत्मा हिल चुकी है। खैर, उनकी आत्मा है कि नहीं एक सवाल है, लेकिन भीतर से कांग्रेस हिल चुकी है। उन्होंने सोचा नहीं था कि देखते ही देखते ये पत्तों का महल ढह जाएगा। ढह गया है भाइयों। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपकी समस्याओं का समाधान ये हमारी प्राथमिकता है। आपने 60 साल जो मुसीबतें झेली है, आने वाले 60 महीने में मैं आपको मुसीबतों से बाहर लाने का भरसक प्रयास करने का इरादा लेकर के आया हूं।
लेकिन देश को एक मजबूत सरकार मिले, ये आपकी भी जिम्मेवारी है। कोई एक जीत जाए तो क्या फर्क पड़ता है, ये होती है चलती है वाली बात देश को बहुत नुकसान करेगी। हर मतदाता के मन में होना चाहिए, कुछ भी हो जाए, मोदी हमें पसंद हो या ना हो, हमारा उम्मीदवार हमें पसंद हो या ना हो, मेरी जाति बिरादरी से लेना हो या ना हो, लेकिन मैं भारत मां का संतान हूं। अगर मेरी भारत माता सुखी होगी तो कल मैं भी सुखी होने वाला हूं। और इसलिए सारे गिले शिकवे छोड़ करके सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जीते ऐसा नहीं, लेकिन देश की भलाई के लिए अब अस्थिरता का नामो निशान नहीं रहना चाहिए, दुविधा का नामो निशान नहीं रहना चाहिए। अब फैसला साफ सुथरा होना चाहिए, फैसला स्पष्ट होना चाहिए, आदेश बहुत बहुत एकदम लकीर जैसा साफ होना चाहिए। और आदेश ये होना चाहिए, दिल्ली में 300 कमल के साथ मजबूत सरकार बनाएंगे और तभी जाकर के देश को इस अस्थिरता के भंवर से बाहर निकालेंगे। अभी तो चुनाव के नतीजे आए नहीं है, कांग्रेस पार्टी को पता तो चल गया है कि वो मर रहे हैं, उनका हारना तय है। अभी से गोटी बिठा रहे हैं कि देश को चलने कैसे नहीं देंगे, देश में काम कैसे नहीं होने देंगे, थर्ड फ्रंट को आगे करके कैसे कैसे खेल खेलेंगे, देश गड्ढे में जो जाए तो जाए लेकिन हमारी दुनिया चलती रहे। अभी से भाइयों बहनों, क्या ये देशभक्ति होती है क्या? अरे सत्ता देश से भी बड़ी होती है क्या? कुर्सी 125 करोड़ नागरिकों के सपनों से भी बड़ी होती है क्या? भाइयों बहनों, ये मलिन इरादे वालों को पहचानो, उनके इन कारनामों को पहचानो। और मैं आग्रह करता हूं, मजबूत सरकार का फैसला कीजिए। 300 से ज्यादा बैठक वाली दिल्ली में अब सरकार बननी चाहिए, ये फैसला कीजिए। भाइयों बहनों, हमारे देश के किसान को आज बल मिले जरूरी है। जिस देश में जय जवान जय किसान का मंत्र गूंजता था, वहां लाखों किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़े। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? इसमें से जब तक हम किसान की चिंता नहीं करेंगे, देश का भला नहीं होगा। भाइयों बहनों, 2 दिन पहले मैं सीमांध्र में था। मैंने देखा सीमांध्र के जवानों में सीमांध्र का भला करने का जो एक जज्बा मैंने देखा, और मैं विश्वास से कहता हूं, मैंने इस बार सीमांध्र के नागरिकों का मूड देखा है। देखते ही देखते सीमांध्र के नागरिक सीमांध्र को स्वर्णिम आंध्र बना के रहेंगे, ऐसा मुझे मेरी आत्मा कहती है। ऐसा उन्होंने जलवा दिखाया है। सीमांध्र हिंदुस्तान का समृद्ध राज्य बन के रहेगा। हाँ, वहां के मतदाताओं ने स्कैम आंध्र बनने नहीं देना है। भाइयों बहनों, हिंदुस्तान की तरफ देखें, क्या नजर आता है? ये हमारी भारत मां का नक्शा देखें। भारत मां की एक भुजा पश्चिमी छोर, उसमें तो कुछ आर्थिक प्रवृत्ति दिखती है। महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, गोवा हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, पंजाब हो, कुछ न कुछ दिखता है। लेकिन भारत मां की दूसरी भुजा पूर्व की तरफ देखिए। उत्तर प्रदेश का पूर्वी हिस्सा हो, बिहार हो, उड़ीसा हो, बंगाल हो, असम हो,
क्या हाल करके रखा है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, हम जो देश का विकास का चित्र लेकर के चल रहे हैं, उसमें हमारे मन में भारत के इस पूर्वी इलाके को, जिसमें पूर्वांचल भी हो, बिहार भी हो, उड़ीसा भी हो, सीमांध्र भी हो, बंगाल भी हो, आसाम हो, नॉर्थ ईस्ट हो, उत्तराखंड हो, इन सारे इलाकों का विकास करने के लिए विशेष योजना बननी चाहिए। और वे पश्चिम का जो हिस्सा है उसके साथ उनका बराबरी आ जाए जल्द से जल्द, ताकि हमारी भारत माता संपूर्ण रूप से मजबूत हो। भारत माँ की एक भुजा मजबूत हो, भारत माँ की दूसरी भुजा दुर्बल हो, तो मेरी भारत माँ कभी मजबूत नहीं हो सकती है। और इसलिए भारत माँ की दोनों भुजाएं मजबूत हो, इसके लिए आर्थिक विकास हो, किसानों का भला हो, उद्योग लगे, नौजवानों को रोजगार का अवसर मिले, ऐसा माहौल होना चाहिए। भाइयों बहनों, मेरे सामने मैं अमेठी देख रहा हूं। जरा अमेठी के लोग हाथ ऊपर करके भारत मां का जय जयकार करिए, मुझे पता चले आपका जोश कितना है। उधर में आंध्र में, नरसापुर में, आंध्र के गारू, जरा हाथ ऊपर करके भारत मां का जय बोलिए। वाह! यहां हरिद्वार भी बहुत बड़ी मात्रा में लोग दिखाई दे रहे हैं। जरा हर हर गंगे बुला लीजिए हरिद्वार के लोग। ये विशाखापट्टनम में आया था, बहुत बारिश थी। आज विशाखापट्टनम में भी काफी भीड़ दिख रही है। मैं बिहार में लालगंज देख रहा हूं, लालगंज में भी बहुत बड़ी मात्रा में भीड़ देख रहा हूं। थोड़ा अंधेरा ज्यादा है, लेकिन बहुत बड़ी मात्रा में को मैं देख रहा हूं। इधर सारण तो भरा पड़ा दिख रहा है। जरा सारण के लोग हाथ ऊपर करके भारत मां का जय जयकार कराओ। बिहार के लोग चारों तरफ मेरे सामने देख रहा हूं मैं, इतनी बड़ी मात्रा में। ये टिकैत नगर में देख रहा हूं, यूपी में, कहां दूर दूर तक लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं। अरे टिकैत नगर के लोगों, जरा हाथ ऊपर करके भारत मां का जय जयकार करो। चारों तरफ भाइयों देखिए, टेक्नोलॉजी का कमाल देखिए। मैं आप सबको अपने निकट देख रहा हूं, आप भी मुझे अपने निकट देख रहे हैं। और इसलिए मैं कहता हूं भाइयों, हम लोगों की इतनी ताकत है, आपके अंदर इतनी ताकत है, हम आपका भाग्य बदल सकते हैं। आप और हम मिलकर के देश का भाग्य बदल सकते हैं। और इसीलिए भाइयों बहनों, मैं आज आपसे अनुरोध करने आया हूं, एक मजबूत सरकार, यही संकल्प होना चाहिए। विकास के लिए सरकार, सामान्य जनता के लिए सरकार, नौजवानों के रोजगार के लिए सरकार, किसानों को अपनी मेहनत का पैसा मिले इसके लिए सरकार, मां बहनों का सम्मान करे इसलिए सरकार, मां बहनों की रक्षा करे इसलिए सरकार। सरकार वो हो जो गरीबों की सुने, सरकार वो हो जो गरीबों से जुड़े, तभी तो सरकार का उपयोग होता है। सरकार अमीरों के लिए नहीं होती है। अमीर बीमार होगा, सैकड़ों डॉक्टर आ जाएंगे। गरीब बीमार होगा तो सरकार के बिना उसका कोई चारा नहीं है। अमीर के बच्चों को पढ़ना है, दुनिया के किसी देश में पढ़ लेंगे। गरीब को बच्चों पढ़ना है तो सरकारी स्कूल होनी चाहिए। और इसलिए सरकार गरीबों के लिए होनी चाहिए, ये मेरा मंत्र है। ये तिजोरी पर हक सिर्फ गरीबों का है। ये सरकार की खजाना माल कमाने वालों के लिए नहीं है, अमीरों के लिए नहीं है, ये गरीबों के लिए है। और जब तक हम ईमानदारी से पाई पाई का उपयोग गरीबों के कल्याण के लिए नहीं करेंगे, देश से गरीबी से लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। और भाइयों बहनों, मैं 27 अक्टूबर को पटना गया था, बहुत बड़ी रैली की थी। मैं बिहार के लोगों को तो जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। क्या प्यार दिया है बिहार ने, मुझे इतना प्यार दिया। अभी तो मैं हर हफ्ते बिहार जाता हूं और दिनों दिन मेरा बिहार से लगाव बढ़ता जा रहा है।
भाइयों बहनों, मैं कांग्रेस को कहता हूं, आप लाख कोशिश करो, अब बचने वाले नहीं हो। आप लोगों को जेल से बाहर ला ला करके उनकी मदद से चुनाव लड़ रहे हो। बिहार में लालू जी को लाए हो जेल से बाहर। अरे हिंदुस्तान की सारी जेलें खाली करवा दो और हिंदुस्तान की सारी जेलों में जितने भी ऐसे लोग हैं सबको कांग्रेस के समर्थक बना करके घुमाओ, फिर भी जीत नहीं पाओगे। जेल से निकले हुए लोग कांग्रेस में जान नहीं भर सकते। अब कांग्रेस आईसीयू में है, ऑक्सीजन पर जी रही है। अब कांग्रेस को जेल से आए हुए लोग भी जिंदा नहीं कर सकते हैं। और भाइयों बहनों, 27 अक्टूबर को पटना की रैली में बम धमाके हो रहे थे। ये तो ईश्वर की कृपा है कि हम जिंदा रह गए और आज आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। लेकिन उस दिन मैंने कहा था कि मेरे देशवासियों, हम तय करें हमें क्या करना है। क्या हिंदू मुसलमान से लड़ेगा, मुसलमान हिंदू से लड़ेगा, एक जाति दूसरी जाति से लड़ेगी, एक बिरादरी दूसरी बिरादरी से लड़ेगी? क्या हम लोगों को 21वीं सदी में अपने आने वाले भविष्य, अपने नाने नन्हे बच्चों को उसी में गाड़ देना है क्या? 60 साल तक ये गलत रास्ता हमने चुना है। समय की मांग है, हिंदू हो या मुसलमान हो, इस जाति का हो या उस जाति का हो, इस बिरादरी का हो या उस बिरादरी का हो, हमारी लड़ाई आपस में नहीं है। हमें एक दूसरे के सर काट करके कुछ पाना नहीं है, कुछ मिलने वाला नहीं है। आवश्यकता तो यह है हम मिलकर के गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़े। हिंदू मुसलमान मिलके गरीबी को पराजित करे। हिंदू का भी भला होगा, मुसलमान का भी भला होगा। एक जाति दूसरी बिरादरी से लड़ रही है, भूल जाओ उसे, मिलो, गरीबी से लड़ो। आइए इस काम में मैं आपको सेवक के रूप में साथ रह करके सेवा करने को तैयार हूं। देश को एक नए राजनीतिक संस्कृति की जरूरत है, जोड़ने वाली राजनीति। और इसीलिए तो हम कहते हैं जोड़ो और विकास करो। जो भागलावादी राजनीति करते हैं, जो डिवाइड इंडिया लेकर के चले हैं, हमारा डिजिटल इंडिया का सपना है, उनका डिवाइड इंडिया का सपना है। उनके लिए उन्होंने भारत की छवि बनाई है स्कैम इंडिया की। हम भारत की छवि बनाना चाहते हैं स्किल्ड इंडिया की। ये फर्क है हमारे में उनमें। और इसलिए भाइयों बहनों, लड़ना है तो गरीबी के खिलाफ लड़ना है, लड़ना है अशिक्षा के खिलाफ लड़ना है, लड़ना है अंधश्रद्धा के खिलाफ लड़ना है, लड़ना है बुराइयों के खिलाफ लड़ना है, जीना है अच्छाइयों के लिए, अच्छी जिंदगी बनाने के लिए। और इसलिए चुनाव आएंगे जाएंगे, आपकी जिंदगी का क्या, इसका निर्णय करने के लिए आपको मदद करें, आपके लिए जिए, ऐसी दिल्ली में मजबूत सरकार होना जरूरी है। चुनाव बहुत दिन से चल रहे हैं, कुछ लोग थकान महसूस करते होंगे, लेकिन भाइयों बहनों, आखिरी वोट तक चुनाव का महत्व होता है, आखिरी सीट तक चुनाव का महत्व होता है। और हम जानते हैं एक वोट की कीमत क्या होती है, हम भली भांति जानते हैं। पार्लियामेंट में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी। अगर अटल जी की सरकार न गिरती तो आज देश का इतिहास अलग होता। लेकिन अटल जी की सरकार गिर गई थी। कितने वोटों से? सिर्फ एक वोट, सिर्फ एक वोट। एक वोट की ताकत पहचानो भैया। एक वोट हिंदुस्तान की राजनीति का चित्र बदल दिया था। आपका एक वोट हिंदुस्तान की राजनीति का भाग्य बदल सकता है।
और सिर्फ आप वोट करें ऐसा नहीं, कुछ लोग हैं जो किनारे पर बैठे हैं, देख रहे हैं क्या चल रहा है, निराश हो चुके, क्या करना है, छोड़ो यार नहीं जाना है। पढ़े लिखे लोग भी आज आने वाला एक हफ्ता उस बात पर जोर लगाइए कि जो किनारे बैठने वाले लोग हैं उनको निकालिए, उनमें विश्वास पैदा कीजिए कि आपका वोट आपका भाग्य बदलेगा, ये उसको भरोसा दीजिए, अधिकतम वोट हो। और इस बार तो हर जगह पे पहले से कहीं 15%, कहीं 10%, कहीं 12% वोट बढ़े हैं, लोगों का हौसला बुलंद है। तो हमारा भी काम है कि हम भी अधिकतम मतदान करके अब जो छोटा सा चुनाव बाकी है, सारी की सारी सीटें भाजपा को दे दीजिए, सबके सब सीटें जिता दीजिए। मजबूत सरकार बनेगी ना तो देश भी मजबूत बनेगा। मजबूत इरादे होंगे तो निर्णय भी मजबूत होंगे। मजबूत सोच होगी तो गति भी तेज होगी। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, हम पूरी शक्ति के साथ देश का भाग्य बदलने के लिए आने वाले दिनों में भारी मतदान करें। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सभी साथियों को विजयी बनाइए। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की जय। 125 करोड़ भारतीयों की आशा, अपेक्षा, विश्वास और सकारात्मकता के जो प्रतीक बन चुके हैं, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार श्री नरेंद्र मोदी जी आपसे आज 3D होलोग्राम तकनीक से बड़े सहज रूप से सीधे दिल से जुड़े। आप सब इतनी बड़ी संख्या में पधारे, आपके उत्साहपूर्ण आवकार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।